450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, यानी वो टॉपर बनना चाहते हैं बिहार का, ओनली फॉर वहीं देखिए वीडियोज को, अन्यथा इनको क्या कर स्किप कर कर अपना वो दूसरा वीडियोज देखे जो कि उनको पास रैंक ला दे। क्योंकि आपको इस चैनल पर पूरे सीरीज बाय सीरीज कराया जाए, जो इस चैनल को फॉलो कर लेगा समझिए कि उसको माने 499 से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस पे क्योंकि इसमें सारे के सारे विषय आपकी क्या की जा रही है, डाली जा रही है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम इसको चैप्टर को देखते हैं। ये जो है ये हिंदी के आपका 5 चैप्टर्स है। कौन है? नागरी लिपि, जिनकी आपके लेखक है गुरुवाकर मूल्य है, जो कि इसमें ज्यादातर हम लोग जैसे कि ये लैंग्वेज आपको दिखाई दे रहा है, ये लैंग्वेज क्या होती है, ये कब से मिलती है, कब से लिखा जाए, इसी की जानकारियां वो दिए हुए और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी किए गए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग वीडियोज को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोलते हैं, देखिए उत्तर भारत यानी जहां पर हम लोग रहते हैं उत्तर बिहार का मतलब उत्तर भारत के से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, कि मतलब हम लोग को जो टाइम वो कब से मिलने लगते हैं। ओके, तो ये जो मिलते हैं आपकी याद रखिएगा 8वीं सदी से मिलते हैं। 8वीं सदी कहने का मतलब जैसे 700 से 1 से लेकर 7 से 1 से लेकर 799 के बीच के जो ईस्वी था उसी में क्या होने लगे थे, तो मिलने लगे थे। ओके, चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 2 नंबर क्या बोलते हैं, जो कि 2018 में भी पूछा। अब बोले कि नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख हमें कहां से मिले, मतलब सबसे पहला मुझको जो नागरी लिपि था वो कहां मिला था। ठीक है, पहला दिया उत्तर भारत से, ये पूर्वी भारत से, ये दक्षिण भारत से, ये पश्चिमी भारत से। तो जो सबसे पहला मिला था याद रखिएगा वो मिला था आपके दक्षिणी भारत से। आपको सबसे पहला क्या मिला था, देवनागरी के मतलब कि नागरी लिपि आपके मिले हुए थे। अब चलिए 3 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा ओके, एक प्रकार के दान पत्र है जिसपे भी आपको क्या मिला था, तो ये सब लेख मिले थे जिसको नागरी लिपि बोला जाता है। ये कब का था, तो याद रखिएगा 1020 ईस्वी में। अभी चल रहा है आपका 2023-24 चल रहा है, लेकिन उस टाइम में कब मिला था, 1020 ईस्वी में मिला हुआ था, जो कि 2018 में पूछा। इसको आप लोग को थोड़ा याद करनी पड़ेगी, नहीं होगा तो लेक्चर क्लासेस मेरा लीजिएगा। दिखाई दे रहा है जो 2018 और 22 में पूछा हुआ है। ये बोल रहे हैं कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या का नाम दिया गया, मतलब विजयनगर के राजा। याद रखिएगा संस्कृत को भी सुरक्षित करने में बहुत ही मदद किए थे, जो कि आपको संस्कृत में मिलेंगे। ओके, कि मतलब कि कौन से नाम दिया गया, तो याद रखिएगा वो दिया गया नंदी नागरी। कौन सा नाम दिया गया, नंदी नागरी। और ये याद रखिएगा ये कहाँ के थे, तो आपके दक्षिण भारत के थे। कहाँ के थे, दक्षिण भारत के। ओके चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 5 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। आदि कवि का मतलब सबसे पुराने कवि कौन थे, तो याद रखिएगा सरहपाद थे। कौन थे आपके सबसे सरहपाद थे। ये लोग तो बाद में आए ना, तुलसी वाल्मीकि ये सब बाद में आए, लेकिन सबसे जो पहले थे आपके कौन थे, सरहपाद थे। ये समझिए एक प्रकार की जीके की तरह आपका कार्य करेगा। ओके चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहे हैं कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध में निबंधकार का मतलब लेखक है, का मतलब लेखक कौन है, जो कि 2019 और 20 में पूछा हुआ। तो याद रखिएगा गुरुवाकर मूल्य एक माने ये क्या थे, तो इसमें नागरी लिपि के लेखक है। ओके अब चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, जो कि 2019, 20 और 21 में पूछा, कंटिन्यू पूछा है। ओके बोल रहे कि हिंदी भाषा का लिपि क्या है, कि मतलब हिंदी भाषा जो लिखा गया जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है खिया से, ये कौन से, तो याद रखिएगा ये जो कहलाता है आपका कौन सा कहलाता है, देवनागरी लिपि कहलाते हैं। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2019 में पूछा हुआ है। बोले केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है, कि मतलब कि कौन से लिपि में लिखा गया था, वीर केरस्य के मतलब कि उसमें केरल क्या है, वीर है, कौन से लिपि में। तो याद रखिएगा वो जो लिपि था आपका 8 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके जो हो जाते हैं वो ए हो जाएंगे, नागर लिपि में था। किसके लिपि में था, याद रखिएगा नागर लिपि में था। अब चलिए अब हम लोग अब
चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, मतलब जो दक्षिण भारत की है तो उस लिपि को हम लोग क्या कहते थे, याद रखिएगा नंदी नागरी के नाम से जानते हैं, जो कि विजयपुर के राजाओं ने क्या किया था, तो कुछ हेल्प किया हुआ था। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। 10 नंबर बोल रहा है कि 10वीं या 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया, कि मतलब कि भारत और यूरोप के बीच में व्यापार शुरू हो गया है, ये किससे पता चलता है, तो याद रखिएगा इसके नथी से चलता है, पद्मावत, किसके नाम से चलता है, पद्मावत के थी से, मतलब कि समझिए कि क्या, तो संबंधों से व्यापारों से क्या होता है, तो पता चलता है कि व्यापार क्या हुआ था, शुरू हो गया था। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो मतलब सबसे अधिक प्राचीन था आपका, ओके, दक्षिण भारत के, तो याद रखिए तमिल, कौन सी भाषा था अब ज्यादा प्राचीन आपका, तमिल था, इसको याद है। तेलुगु अलग होते हैं, मराठी अलग होते हैं, कन्नड़ अलग होते हैं, जो कि आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 12 नंबर क्या बोल रहा है, जो कि 2020 में भी पूछा हुआ है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है, कि मतलब ये किधर की भाषा है, तो याद रखिएगा ये तो उत्तर भारत की है नहीं, ओके, ये जो है आपकी मेरे ख्याल से दक्षिण भारत की है, ओके, मतलब कौन सी भारत की है, याद रखिएगा दक्षिण भारत की ये भाषाएं है। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि दोहा कोश किसकी रचना है, कि मतलब जो दोहा कोश है ये किसकी रचना है, तो जो आदि कवि आपके तो हिंदी के सहजपाद, इन्हीं की क्या है, तो दोहा कोश रचना है। रस खान का तो अलग है, गुरु नानक का अलग है, जीवन दास का अलग है, ओके, जो कि रस खान का है श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसी अलग अलग चीजें इसमें दिया गया, ये राम से करते हैं, ये श्री कृष्ण से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। 14 नंबर बोल रहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी, तो याद रखिएगा उनकी जो हुई थी वह संस्कृत में हुआ था, फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर कर क्या किया गया था, रामायण आपका बनाया गया था। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि 2020 में भी पूछा हुआ है। बोल रहा है कि नागरी लिपि साहित्य की किस विद्या की रचना है, तो मतलब से कि कौन किए थे आपके नागरी लिपि, क्या मतलब कि यूं समझिए कि लेखक, ओके, तो मतलब ये एक प्रकार की क्या है, तो यह एक प्रकार की याद रखिएगा निबंध है नागरी लिपि, इसीलिए ये पार्ट पढ़िएगा तो जल्दी उतना समझ में आएगा नहीं। चलिए 16 नंबर बोल रहे हैं कि ईसा की 14वीं और 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा, अपने लेखों की जो लिपि था विजयनगर के, तो उसने क्या कहे थे, तो याद रखिएगा वो जो कहे थे वो नंदी नागरी कहे थे, क्या कहे थे आपका, नंदी नागरी, जो कि आपके कहाँ है, तो दक्षिण भारत में बोली जाती थी, मानी कही जाती थी, ओके। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है। ये बोले कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, नेवारी भाषा, ओके, तो ये जो होता है नेवारी भाषा जो लिखी जाती है, याद रखिएगा 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, देवनागरी में क्या की जाती है, तो लिखी जाती है। दिखाई दे रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, कि मतलब ये सूर्य नामक पुस्तक कौन से व्यक्ति ने लिखे थे, तो याद रखिएगा वो जो लिखे थे गुरुवाकर मूल्य जी ने लिखे हुए थे। भारत माता कौन लिखे, भारत साहब ने क्या सीखे थे, मैक्स मुलर ने लिखे थे। महात्मा गांधी अलग लिखते थे, शिक्षा और संस्कृति ये सब बताई जाएगी आपको आगे। चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 19 नंबर क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, का मतलब कि भारतीय लिपि में जो लिखे थे वो कौन से व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, तो वो जो हुए थे याद रखिए गुरुवाकर मूल्य हुए थे, जो कि हम लोग आज इनका चैप्टर को पढ़ रहे हैं। चलिए 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक क्या है, तो भिन्न नहीं है। याद रखिए गुजराती में ना आपका टोपी नहीं दिया जाता, जैसे कि हम लिख रहे थे नागरी, नागरी के देखा ये टोपी लिख दिए, उसमें ज्यादातर टोपी नहीं दिया जाता। और नॉर्मल आप हिंदी जो पढ़े है ना उसे मिला कर आप लोग गुजराती भाषा को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, मतलब कोई उतना भिन्न नहीं है। अब चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि महमूद गजनबी के बाद महमूद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने अपने
सिक्कों पर कौन सा शब्द खुदवाए थे, मतलब उनके सिक्के पर कौन से शब्द थे, तो याद रखिएगा वो जो शब्द थे आपके इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नागरी, एक प्रकार का क्या था तो शब्द था, किसके तो मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन ईटीसी। ओके चलिए हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं कि 22वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि दक्षिण भारत से नागरी मतलब कि नंदी नागरी लिपि के किस सदी से मिलने लगे, मतलब कि दक्षिण, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा है कि आपको उत्तर भारत में कब से मिलने लगे थे, तो 8वीं सदी से मिलने लगे थे। ओके लेकिन 8वीं सदी से मिलने लगे थे, लेकिन दक्षिण के लिए कब मिलने लगे, तो उससे भी पहले मिलेंगे आपके। ओके मतलब कि 6वीं शताब्दी से क्या होने लगे, तो दक्षिण से मिलने लगे, क्योंकि सबसे पहले दक्षिण में मिला, तब आपके कब मिला था, उत्तर में मिला था। अब चलिए 23वां प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं 23 नंबर, ये बोल रहे नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े क्या करता था, तो यूं समझिए कि आपका शहर से संबंध रखता था, क्या करता था, शहर से संबंध रखता था, प्रांत से नहीं रखता था, राज्य से भी नहीं रखता था, गांव से भी नहीं रखता था, किन से रखता था, शहर से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं किस समय नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी, सार्वदेशिक मतलब कि सभी जगह क्या किया जाता था, तो यूज किया जाता था, किस समय था, तो याद रखिएगा वो जो था ईसा पूर्व 8वीं और 11वीं शताब्दी में एक ऐसा समय था कि आपकी नागरी लिपि पूरे विश्व में क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, लेकिन बाद में अपना अपना देश अपने राज्य ने अपना क्या किया, लैंग्वेज अपना अलग अलग सा बना लिए। ओके चलिए अब 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक नए क्या हुए, तो युग की शुरुआत हुई। कब, जब नागरी लिपि आए, तब जब आएंगे तभी ना इतिहास लिखाएगा, तभी ना संस्कृति लिखाएगा। ओके समझ पा रहे हैं। अब चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है, बोले कि भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू। ओके डैश डैश एवं हिंदू समाज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएंगे समाज, माने हिंदू हो जाएंगे, समाज हो जाए, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म मिलते हैं, हिंदू समाज और क्या होते हैं, हिंदू धर्म आपके मिलते हैं। अब चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 27 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। 27 नंबर बोल रहे हैं कि दक्षिण भारत की डैश डैश भाषा परिवार की भाषाएं विशेषता तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, कि मतलब कि कौन सा सबसे ज्यादा क्या था प्राचीन था, तो याद रखिएगा 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रविड़। कौन था जी आपका, तो द्रविड़ सबसे क्या था, तो यूं समझिए कि प्राचीन था और ये पारिवारिक भाषा था। ओके चलिए हम लोग 28 नंबर का देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि बोल रहे हैं कि 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन डैश डैश भाषा के लेख मिलने लगे हैं, कि मतलब कि 11वीं सदी में कौन से माने भाषा में लेख मिले थे, तो याद रखिएगा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मराठी में मिलने लगे थे। 11वीं सदी में किस में मिले थे आपके, तो मराठी में मिले थे। ये सब एक प्रकार के जिक्के क्या ही क्वेश्चन है, इसको तो रखना पड़ेगा, इसमें कोई प्रकार की आपकी क्या है तो कहानी नहीं है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर डैश डैश अंकित कराया थे, मतलब क्या कराए थे, तो याद रखिएगा वो नागरी शब्द कराए हुए थे। ओके कौन से, इस्लामी का मतलब कि मुस्लिम वर्ग के लोगों ने। अब चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखिए। 30 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा, कि मतलब कि कब मिलने लगा, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हिंदी का मिलने लगा 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच में आपको हिंदी मिलने लगा। इनके लेख आपको अलग अलग मिलने लगा था। देखिए बेचारा कितने इतिहास पढ़े हैं, तो इसमें से चुन चुन करके क्या किए तो नॉलेज दिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको भी। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा काशी को जो जाना जाता है वो जाना जाता है देवनगरी के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है, तो देवनगरी के रूप में जाना जाता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 32 नंबर क्या बोल रहा है, बोले किसके द्वारा प्रचलित सिक्कों पर नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित किया गया था, मतलब राम सिंह
सिया का मतलब राम और क्या सीता किसके समय में अंकित किया गया था? तो जो आपका किया गया था वो किया गया था बादशाह अकबर के समय। किसके समय किया गया था? बादशाह अकबर के समय ये अपने सिक्कों पर राम सिया लिखे हुए थे। अभी हमारे सिक्के पर जैसे कि आपका भारत माता चाहे महात्मा गांधी का होता है, तो उसी तरह ये राम सिया का चित्र होते थे। अब चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो जो पाठ पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से उन्हीं का होगा, पर ये भ्रम मत रखिएगा। दोहा कोश एक बार मिल गया था, सहपाद मतलब कि सरहपा के क्या है? तो रचनाएं है। अब चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं धड़ाधड़ बिना टाइम को गंवाए हुए, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, नाइट लगभग 10 बज गया है, बहुत मुसीबत होगा जाने में यहाँ से। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि बोल रहे कर्नाटक की भाषा है, मतलब कर्नाटक में कौन सी भाषाएं चलती है? तो याद रखिएगा वो चलती है आपके कन्नड़ भाषा। कौन सा भाषा चलती है? कन्नड़। कंप्लीट। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये सब भाषाएं थी अलग अलग, आप लोग यूज कर सकते हैं, अगर होंगे तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि राजकोट के शासक कहाँ के रहने वाले थे? कि मतलब ये कहाँ के थे? तो याद रखिएगा कर्नाटक के थे। मैंने आप लोगों का यूं समझिए कि ये भी पाठ आप लोग का समाप्त हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।